तो अभी आप जो कांग्रेस कार्यक्रम करने जा रही है 13 तारीख को, ये भी बहन जी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोई उनके दलित वोट बैंक में कहीं सेंध लगती उनको देखती है तो वो फिर शांत नहीं रह पाती हैं। नहीं भाई, माहौल बनाने का काम मीडिया का है। अब मीडिया सारा मनुवादियों का है। वो मनुवादी बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ सोच है, तो वो 24 घंटे दिखाता था उसको, और उन्होंने एक छोटे से आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया। नहीं तो मानते हैं ना सर कि सिस्टम जो है आज भी उन्हीं 10% लोगों का है वो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर टॉप जो जुडिशरी है, उसमें मेजोरिटी में आरएसएस के लोग घुस गए हैं। ये दिल्ली में एक दलित युवक तरुण की हत्या हो गई होली के मौके पर, तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि आरोपी उसमें मुसलमान थे, इसलिए जो सो कॉल्ड सेकुलर दल है, सो कॉल्ड सेकुलर नेता है, वो इस घटना की मजम्मत पहले नहीं कर इसकी रहे हैं। बारीक में जाइए। सर बहन जी इसमें बड़ा नाम थी दलितों में और दलितों की उम्मीद का, और उन्होंने डिलीवर भी किया, उनका कार्यकाल भी दलितों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा। लेकिन बहन जी अब पहले की तरह सक्रिय क्यों नहीं है, या वो बाहर क्यों नहीं निकलती है, बोलती क्यों नहीं है? तमाम लोग ये कहते हैं कि बहन जी अब बीजेपी से डरती हैं। ये जो आपने कहा कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, तो क्या ये वो सांसद जी के बारे में बात हो रही बिजनौर वाले? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब मेरे दोस्त हैं। ये लोगों को देखना है, लोगों को परखना है कौन है। उनका तो कोई विचारधारा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल का और उनकी पूरी कंपनी, वो पूरी आरएसएस की एक तरह से बी टीम है, जो मैं अंदर जान पाया धीरे धीरे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन राजन पाल गौतम जी हैं, जो कि लखनऊ आए हुए हैं, और कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है मान्यवर काशीराम जी की जयंती से पहले ही सामाजिक न्याय को लेकर। तो सर ये काशीराम जी की याद कांग्रेस को कैसे आ गई, लोग ये पूछ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में ये तय किया कि कोई भी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो नेहरू जी के समय, जिसकी इतनी इंक्लूसिव सोच थी, जिसने दूसरी विपक्षी पार्टियों तक को समावेश करके मंत्री पद दिए, और वो कांग्रेस पार्टी इस बीच कहीं ना कहीं इससे गलतियां हुई कि जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, वो कहीं ना कहीं दूर हुआ, या उन्होंने अपने आप को ये महसूस किया कि हमें ड्यू रिस्पेक्ट, जितना शेयर मिलना चाहिए, जो जागरूकता आई तो शेयर भी लोगों ने मांगना शुरू किया। जैसे एक पिता होता है, माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चे जागरूक होते हैं, तो जब प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है तो वो कहते हैं भी हमें बराबर चाहिए। तो जैसे जैसे कांग्रेस में ये सब वर्ग के लोग ने अपना, उन्हें एहसास हुआ कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं, तो हमें भी सम्मान बराबर मिलना चाहिए, हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। लेकिन उस नेतृत्व में ऊपर ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की सोच उनके मन में थी नहीं, और वो एहसास आदरणीय राहुल गांधी जी को हुआ कि भाई पार्टी में कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने ना ओपन मंच से स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी का जो आधार जो था, वो समाज को साथ लेके चलने वाला रहा है, और कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ही वो सारे बड़े काम हुए जिससे इन वर्गों की तरक्की हुई है। कांग्रेस के टाइम तक सभी वर्ग कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते थे, सबके लिए दिल खोल के कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन इस बीच जो गैप आया, उसकी वजह से वो सारे वर्ग कांग्रेस से छिटक गए थे। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस बात को गहराई से सोचा, चिंतन किया, और उन्होंने फिर सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। सभी वर्गों के लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, कोबलर से, मोची से मिले, राजमिस्त्री से मिले, मैकेनिक से मिले, तमाम वर्ग के अलग अलग जो लोग हैं उनसे मिलके उनके दर्द को जाना, और जान के तब उनको एहसास हुआ कि यार ना मीडिया में है, ना हायर जुडिशरी में है, ना ट्रेड में, बिजनेस में है, ना नेचुरल रिसोर्सेज में है, तो यार हमें अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है, और ये ऐसे संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक न्याय करना पड़ेगा। इसमें सभी वर्गों को साथ लेके सबके लिए हमें एक बड़ी विस्तृत सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस सोच के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, और सोनिया जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा काम शुरू हुआ। शुरुआत वो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो शुरुआत यूपीए की सरकार में शुरू हो गई थी, जब सूचना का अधिकार लाना, फूड सिक्योरिटी का कानून लाना, 100 दिन की रोजगार की गारंटी ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा नरेगा वो लेकर आना, और इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन लेके आना, जल जंगल जमीन पे अधिकार की बात लेके आना, और एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके जो अधिकारी एट्रोसिटी एक्ट में कंप्लेंट मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं करते, अनदेखी करते हैं, उनको भी उससे बांध के सजा का प्रोविज़न करना।
ये सारे काम यूपीए की सरकार के दौरान ये हुए हैं। तो वो सोच को आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाया। और इस बीच उन्होंने देखा कि और कौन लोग हो सकते हैं इन वर्गों से जो लोग वास्तव में सामाजिक न्याय के काम को आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं, उन सबको भी अपने साथ लिया। इसलिए आज की कांग्रेस और अब से 40 साल 30 साल पहले की कांग्रेस में आपको बड़ा अंतर नजर आएगा। सर 15 तारीख को यानी 15 मार्च को यही कार्यक्रम काशीराम जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी भी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी को तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने बड़ी खरी खोटी सुनाई है। तो अभी आप जो कांग्रेस कार्यक्रम करने जा रही है 13 तारीख को, ये भी बहन जी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोई उनके दलित वोट बैंक में कहीं सेंध लगती उनको दिखती है तो वो फिर शांत नहीं रह पाती हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, हम आदरणीय बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे जब तक वो जिंदी हैं। जिंदगी मरने के बाद भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो भी ऐतिहासिक काम है। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब उस महानता की श्रेणी में आ गए, उन महान लोगों की श्रेणी में आ गए जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बंधे नहीं हैं, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को जो तेजी पूरे देश के अंदर और जो आत्मविश्वास बहुजन समाज के अंदर पैदा किया, और बहुजन समाज वाली सोच कि कैसे SC ST OBC माइनॉरिटी सबको साथ लेके एक बहुजन समाज का निर्माण करना है, वो मान्यवर साहब ने करके दिखाया। तो अगर कोई ये सोचे कि मान्यवर कांसीराम साहब के ऊपर किसी का एकाधिकार है, तो ये उनकी गलतफहमी है। वो एक विचारधारा, और उस विचारधारा का सम्मान करना मैं समझता हूँ हर उस समाज की और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है जो अपने आप को समझते हैं कि हम भारत के हैं और पूरे भारत को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आज की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। आज की कांग्रेस सामाजिक न्याय पे बाकी पार्टियों की तुलना में, जिस मर्जी पार्टी का आप नाम ले लें, उन सब पार्टियों की तुलना में अगर कांसीराम साहब की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी कोई लड़ने के या उनके मुद्दों पे काम कर रहा है या उनके मुद्दे पे अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है, तो मेरी दृष्टि से राहुल गांधी जी का कोई मैच नहीं है। राहुल गांधी जी को कितना प्रताड़ित किया, नेशनल हेराल्ड केस, ये केस, ED CBI, 55 घंटे तक इंटरोगेशन और तरह तरह से उनको अपमानित करना, अलग अलग गाली देना और उनकी इमेज को खराब करने पे हजारों करोड़ बीजेपी ने खर्च किए। उसके बाद भी वो आदमी सामाजिक न्याय के लिए जिस मजबूती के साथ खड़ा है, संसद में भी लड़ता, संविधान बचाने की जो और मनुस्मृति के खिलाफ संविधान के लिए जिस मजबूत सोच के साथ आज और खासतौर पर वंचित वर्गों के मुद्दों पर जिस तरह वो आवाज़ उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज की पार्टी के भी नेता इतनी मजबूती से उस आवाज़ को उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ मान्यवर कांसीराम साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको, जो अब किसी एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के हैं और उनका सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं कि पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस, लेकिन अभी भी तमाम लोगों का ये आरोप है कि अभी भी दलित पिछड़े कांग्रेस में उतनी मजबूत पोजीशन पे नहीं है जितने कि ब्राह्मण या अदर कास्ट के लोग हैं। अभी भी देखिए जो मेन पोस्ट है उन पर होल्ड तो क्या कहते हैं अपर कास्ट के लोगों का ही है, खासकर ब्राह्मणों का। आपको मैं करेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम मत गिनाइएगा सर। आप सुन लीजिए, मैं एक नाम नहीं गिनाऊंगा आपको, मैं कई नाम गिनाऊंगा आपको। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, 2 राष्ट्रीय महासचिव, 2, एक मुकुल वासनिक जी हैं और कुमारी शैलजा जी हैं। OBC में आ जाइए, अब OBC में कम से कम 2 से 3 OBC के राष्ट्रीय महासचिव, टोटल लगभग 12 महासचिव में आधे लोग हमारे। सर चलती तो वेणुगोपाल जी की ही है। नहीं, वो संगठन महासचिव हैं, लेकिन CWC निर्णय लेती है। और दूसरी एक और बात कह दूं, सामाजिक न्याय पे कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप हर जगह देखेंगे निर्णय के अंदर भी कांग्रेस ने निर्णय लिया, बाकायदा कानून को बदला कि अब कांग्रेस के मुख्य पदों पर हर क्षेत्र में 50% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कम से कम 50% पोस्ट पे मुख्य भूमिका में होंगे। कई प्रदेशों के अध्यक्ष आज दलित समाज से और OBC समाज से हैं, मुख्यमंत्री OBC समाज से हैं। कांग्रेस के अंदर दलित मुख्यमंत्री पहली बार बनाए तो वो कांग्रेस ने बनाए। अब तक 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दलित समाज से बनाए, गृह मंत्री बनाए। ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं पहले वर्चस्व ज़्यादा उसमें केवल अपर कास्ट का था, फॉरवर्ड क्लास का था, सवर्णों का था, लेकिन अब उसमें एक सबको सम्मान और सबको मेन संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका
वो दी जा रही है। आप अगर देखें राज्यसभा भी अभी जो दी उसमें ही देख लीजिए आप, तो आपको खुद लगेगा कि अब सोशल जस्टिस को ज़्यादा बेहतर तरीके से इन कंपेरिजन ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर भी अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी कई जगह आपको वो चीज़ दिखती होगी जो आप बोल रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपको समय के साथ साथ नजर आएंगे। सर अभी मौजूदा दौर में क्या हालात देख रहे हैं दलितों के, खासकर कि पूरे भारत में कि अभी क्या उनकी सिचुएशन है? हालांकि सरकार तो कह रही है कि प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि मैं खुद पिछड़ी जात से हूँ और तमाम कानून लाने का दावा करते हैं। यूजीसी भी आया ही था दलित पिछड़ों के बचाने के लिए उनके वो सब धोखा किया है प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के बहुजन समाज के साथ धोखा किया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, जिसमें लगभग 30 सांसद थे और उसमें 17 बीजेपी के थे और सवर्ण ज्यादा थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस किए उसके ऊपर ये रिकमेंडेशन जो यूजीसी ने रेगुलेशंस निकाला, ठीक है, और उस कोर्ट ने जिसके डायरेक्शन पे निकाला उस कोर्ट ने स्टे किया। कितनी शर्म की बात है। आपने कभी इसको बारीकी से देखा? पहली बात, जिस सरकार जो सरकार क्लेम कर रही है कि हम यूजीसी गाइडलाइन लाए, उसी सरकार का सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कोर्ट में सरकार के फैसले को डिफेंड तक नहीं का एक शब्द नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे बीजेपी ने ही उसको स्टे करवा दिया। सरकार ना धोखा है, प्योर धोखा है। पहली बात तो यूजीसी से हम संतुष्ट नहीं, हमें रोहित एक्ट चाहिए। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें रोहित वेमुला एक्ट चाहिए। नंबर 2, यूजीसी में तो केवल उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ही इंक्लूड किया गया, उन्हीं पे लागू होता जो यूजीसी से एफिलिएटेड है। सरकारी, उस उस पे इंजीनियरिंग कॉलेज पे तो प्राइवेट नहीं लागू ही नहीं, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी लागू नहीं होता। अच्छा, पहले समझ लीजिए, वो एआईसीटी के तहत आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे ये लागू नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में भी नहीं होगा। मेडिकल कॉलेजेस जो उन पे नहीं होता, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उन पे नहीं होता, आईआईएम पे नहीं होता, तो फिर किसके लिए? केवल यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर। और दूसरी बात, इसमें केवल ये एससी एसटी के लिए नहीं है, इसमें ओबीसी भी है, इसमें महिला भी है, तो इसमें रिलीजन भी है, इसमें रेस भी है, अगली जातियों को और ये- इसमें तो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी भी है। तो अगली जातियों को ये समस्या हो गई कि अब तक तो दलितों के लिए था, आप उसमें ये क्या असली कहते इनको हैं चुभ रहा है ओबीसी, ओबीसी भी उसमें इनको तकलीफ ओबीसी से है। जब ओबीसी भी आ गए इसमें। जबकि इसमें ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी भी तो आ गई, इसमें ब्राह्मण बनिया ठाकुर के गरीब भी तो आ गया। क्यों डिफेंड नहीं किया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में? नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, तुरंत फैसला भी दे दिया उन्हें तुरंत। उनकी उसमें सोच, मुझे नहीं लगता कि विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड डिसाइड यानी किया। पहले से उनका प्लान था कि हमको ऐसा करना भाई है। 2 ग्राउंड लिए ना उन्होंने, उसको स्टे करने के लिए मुख्य रूप से 2 ग्राउंड लिए हैं। एक, उन्होंने कहा सही समाज बढ़ जाएगा, तो भैया समाज तो मनुस्मृति से हजारों साल पहले बटा है, बटा हुआ है। आज नहीं बटा, वो पहले से बटा है। हजारों टाइम मनुस्मृति में उनके पढ़ने पर, ज्ञान अर्जित करने पर, संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर बंदिश थी, तो समाज तो पहले उन्होंने बटा। हमने थोड़ा जाति बनाई है, जाति संविधान ने भी नहीं बनाई है, जाति तो पहले से बनी हुई है समाज में। तो ये उनका ये तर्क एकदम झूठा साबित होता है कि इससे समाज बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि इसका मिसयूज होने की संभावना है, बिल्कुल महामूर्खतापूर्ण ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका मिसयूज ना हो पाए। जो चालाक लोग होते हैं करने वाले मिसयूज कर रहे हैं। यूएपीए का मिसयूज हो रहा है, एनएसए का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अनेकों जजमेंट में कह चुके हैं कि दहेज उत्पीड़न के केसेस में 80 से 90% में मिसयूज किया जाता है कानून का। रेप के 50% मर्डर, और आईपीसी में पुराने जितने मुकदमे लोग जेल के अंदर है, बहुत सारे झूठे बना के जेल में डाला हुआ है। तो मिसयूज तो किसी कानून का हो सकता है, लेकिन कानून में ये भी तो प्रोविजन है पहले से है कि अगर कोई कानून का मिसयूज करता है तो फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस बना के उसको सजा दी जा सकती है। उसके खिलाफ भी केस तो फिर कर आप सकते हैं। फिर किस बात की दिक्कत है? इसमें तो प्रोविजन ऑलरेडी है कि अगर कोई, दूसरी बात, इस यूजीसी के रेगुलेशन के अंदर इसमें कोई सजा का प्रोविजन नहीं है, सजा तो उस एक्ट में होगी। ये तो केवल एक कमेटी बनाई जा रही है और उस कमेटी में भी मेजोरिटी तो सवर्ण जाति के लोग ही रहेंगे। सारे वाइस चांसलर जो हेड होंगे वो सारे सवर्ण जाति के हैं। ये जिसको आप लोग बोलते हैं कि इनकी जनसंख्या 10% है, बाकी 90% आप हैं,
लेकिन ये 10% इस बार भारी पड़ गया यूजीसी के मुद्दे पे 90% पे। नहीं नहीं, देखिए इसका एक कारण है। ये जो अभिमुक्तेश्वरम वाले मुद्दे पे जो यहाँ झगड़ा चल रहा था यूपी में, जी। उससे अटेंशन डाइवर्ट करनी थी बीजेपी को, क्योंकि ये 13 जनवरी को रेगुलेशन नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन 13 जनवरी से 20 जनवरी तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। आप चेक कर लो रिकॉर्ड, कोई विरोध नहीं है। 20 के बाद रिकॉर्ड विरोध शुरू हुआ, जब लगातार ये अभी मुक्तेश्वरानंद का और योगी जी का जो झगड़ा टीवी पे आ रहा था, उससे डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने तुरंत इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया यूपी वालों ने। यूपी वालों ने। और इनके पूरे जो मीडिया, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं या बोलते हैं, ये सारा बीजेपी का वर्कर है, बीजेपी के लिए काम करना है, आरएसएस के लिए काम कर रहा है। वो सारा तुरंत उसको दिखाने लग गया 24 घंटे, जैसे अन्ना आंदोलन दिखाया सरकार यूपी की, 24 घंटे टीवी पर अन्ना आंदोलन आ रहा है, फर्जी आंदोलन प्योर, आरएसएस का आंदोलन उसको प्योर। देश का गुस्सा बताने लगे कि देश गुस्से में है। नहीं भाई, माहौल बनाने का काम मीडिया का है। अब मीडिया सारा मनुवादियों का है, वो मनुवादी बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ सोच है, तो वो 24 घंटे दिखाता था उसको, और उन्होंने एक छोटे से आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया। तो ये तुम मानते हैं ना सर, इस आंदोलन को भी जो बिल्कुल कहीं थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी में बच्चे कर रहे थे, उसको 24 घंटे टीवी पे दिखा के इन्होंने बड़ा बना दिया, और उससे ऐसा माहौल बना दिया जैसे अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। पढ़ा नहीं किसी ने, उन बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्या है उन उसमें? मीडिया वालों ने भी कह रहे जी इसमें एससी ओबीसी को, इसमें तो जनरल कैटेगरी। अबे गधो, इसमें भाई ईडब्ल्यूएस में तो जनरल कैटेगरी नहीं है क्या? ईडब्ल्यूएस रही है। उस पर तो तुम एक शब्द नहीं बोले कि इसमें ईडब्ल्यूएस भी कवर है, इसमें महिला भी कवर है, मानते हैं ना कि इसमें स्वर्ण जाति की महिला भी तो कवर है। नहीं, तो मानते हैं ना सर कि सिस्टम जो है आज भी उन्हीं 10% लोगों का है वो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर टॉप जो जुडिशरी है, उसमें मेजोरिटी में आरएसएस के लोग घुस गए हैं। आप उनसे न्याय की उम्मीद मत करना। जैसे लोग कहते हैं ना, हम कोर्ट की इज्जत करते हैं जी, हमें कोर्ट पे भरोसा है। मैं कहता हूं मीडिया के सामने, हमें कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ऐसे अब काफी जज आ गए जो एविडेंस और कानून को ताक पे रख के आजकल जजमेंट देने लगे हैं, आस्था के आधार पर जजमेंट देने लगे हैं। मेरिट पे दे देते हम केवल जो मेरिट पे जजमेंट देते हैं कानून के, उन जजों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो जज कानून से अलग जाके विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड आस्था के आधार पर जजमेंट देते हैं, मैं ऐसे जजों के निर्णयों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। सर एक सवाल और, अभी दिल्ली में एक दलित युवक तरुण की हत्या हो गई होली के मौके पर, तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि आरोपी उसमें मुसलमान थे, इसलिए जो सो कॉल्ड सेक्युलर दल है, सो कॉल्ड सेक्युलर नेता है, वो इस घटना की मजम्मत पहले नहीं कर इसकी रहे हैं। बारीक में जाइए जी। कि उसी होली वाले दिन रोहित तिवारी को एक दलित होली की शुभकामनाएं देता है, और रोहित तिवारी और उसकी बहन मिलकर उस दलित की हत्या कर देती है। उस पर तो ये मीडिया कुछ भी नहीं बोल रहा, ना बजरंग दल, ना आरएसएस, ना बीजेपी, कोई नहीं आ रहा। ये क्या है, इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से चलती है। इनकी जो नेगेटिव जितनी फोर्सेज है ना, ये सारी की सारी उसको दुष्प्रचार करने में, अभी जो उसकी बारीक आ रही हैं चीज़ें, मैं ही मानता हूँ हत्या गलत है, जिसने भी की वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन इसको धार्मिक उन्माद बनाना, धार्मिक झगड़े के रूप में प्रेषित करना, ये पूरे देश को कमजोर करने वाला है, इससे देश में शांति सवाल नहीं। एक ये भी तो है ना सर कि जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, जब किसी मसले पर आरोपी मुसलमान होता है तो ये वो बचते हैं, फिर क्या कहते हैं उसको क्रिटिसाइज करने में। नहीं, हम तो कर रहे हैं क्रिटिसाइज खुल के। ये जरूर है कि जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मीडिया मेन स्ट्रीम समझते हैं, वो 24 घंटे ऐसी चीज दिखाता है, ऐसा नैरेटिव बनाता है, तो हर नेता में तो वो हिम्मत नहीं होती ना सच के साथ खड़े होने की। हम खड़े हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारा जो मर्जी कुर्बान हो जाए, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि सच के साथ विरले लोग खड़े होते हैं, ऐतिहासिक लोग खड़े होते हैं। आज राहुल गांधी से अलग कोई है देश में? चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, कोई और बोल रहा है? जिस निडरता के साथ राहुल गांधी डट के संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, हर मुद्दे पे मजबूती से देश की आवाज बन के उभर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री चुप है, सत्ताधारी पार्टी एकदम बिल में घुस गई है, और वहां राहुल गांधी अकेले दिख रहे हैं। हमारे देश के फैसले, अरे आप बताइए ना अनिल जी, आपको शर्ट खरीदनी है तो क्या कोई और तय करेगा किस दुकान से खरीदनी है? तो आपका मसला है ना। अब हमें हमारे देश को तेल खरीदना है, पैसे हमने खर्चने हैं, और तय करेगा अमेरिका। इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात, इससे ज्यादा कमजोर सरकार और इससे ज्यादा फुअर्ड कमजोर विदेश नीति मैंने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखी। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं सर, बहन जी एक समय बड़ा नाम थी दलितों में और दलितों की उम्मीद का, और उन्होंने डिलीवर भी किया, उनका कार्यकाल भी दलितों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा। लेकिन बहन जी अब पहले की तरह सक्रिय क्यों नहीं है, या वो बाहर क्यों नहीं निकलती है, बोलती क्यों नहीं है? तमाम लोग ये कहते हैं कि बहन जी अब बीजेपी से डरती हैं। देखिए, बहन जी एक मजबूत आयरन लेडी, एक सशक्त नेता रही हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं।
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से वो डर गई हैं, जिसकी वजह से मन में तो दुखी होंगी, लेकिन अब वो बहुजन मुद्दों पे बोल नहीं पाती। जब चीफ जस्टिस पे जूता फेंका, एक शब्द नहीं बोल पाई। एक आईपीएस वाई पूरन कुमार, उनको इतना प्रताड़ित किया कि सुसाइड के लिए एक शब्द नहीं बोली। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतनी मजबूत लेडी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है जिसको बोलने अंग्रेजी में बोलते कंप्रोमाइज्ड हैं। की। देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, जिसको लोग 56 इंच का सीना वाले बताते हैं। अब देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों ने जिसकी कल्पना कभी नहीं की। सर आखिरी सवाल खत्म करते हैं। हालांकि आप तो खुद अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। अ, अभी आप इंडिविजुअल्स में आप अपने को भी रख सकते हैं। सबसे बड़ा दलितों की सबसे बड़ी होप के रूप में आप किस लीडर को देखते हैं आप? देखिए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथी मिशन के मजबूत सिपाही आ रहे हैं। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जो उन्हीं के पैसे पे अपनी पार्टियां चला रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो मरने मिटने को तैयार है, लेकिन इस समाज की इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहे हैं। हो सकता है उनका भी नाम उतना मजबूती से नहीं दिखता हो, लेकिन दिखेगा। ये जो आपने कहा कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, तो क्या ये वो सांसद जी के बारे में बात हो रही बिजनौर वाले? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब मेरे दोस्त हैं। ये लोगों को देखना है, लोगों को परखना है, कौन है जो मजबूती से समाज के मुद्दों पे खड़ा है, निडरता पूर्वक और बिना किसी दूसरे के साधन के, अपने कम साधनों पर भी मजबूती के साथ लड़ रहा है, और कौन लोग हैं जिनके पास अपार संसाधन है। हमारे लोगों पर संसाधन है नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे होंगे। और बस किसी के दूसरे के संसाधन से जब हम चलते हैं तो फिर हमारी सीमाएं हो जाती हैं चलने की, हमारे कदम भी कभी कभी फिर कोई दूसरा तय करता है। लेकिन अगर हम अपने सीमित संसाधन, जैसे कांसीराम साहब चलते थे चंदे से, 10-10, 20-20 रुपए की पर्ची हमने काट के दी है, मैंने खुद। तो उनके साथ भी काम किया आपने? अरे हम तो सिपाही है ना, हम तो एक प्योर कट्टर अम्बेडकराइट सिपाही हैं, हम तो बहन जी के भी कट्टर सिपाही हैं। लेकिन ये है कि ये समाज की लड़ाई आगे कैसे बढ़े। जब राहुल गांधी की क्या जाति की वजह से पीछे हट जाए हम, वो अगर किसी भी जाति के हों, वो आज हमारी आवाज़ बन के मजबूती से लड़ रहा है। ऐसे में अगर हमने राहुल गांधी जी का साथ नहीं दिया तो देश के साथ धोखा हो जाएगा, इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सर आप आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, तो फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? देखिए, जब विकल्प एक चुनना हो, या तो अम्बेडकर मिशन चुन लो या मंत्री पद चुन लो, तो मंत्री पद तो आज नहीं तो कल जाना ही था। तो क्या परमानेंट तो की कोई कुर्सी नहीं होती। आपके तो साथ- मिशन, जिस मिशन की वजह से हमारे समाज को इतना गौरव सम्मान मिला, रिजर्वेशन मिला, पढ़ने का मौका मिला, बड़ी बड़ी नौकरियां मिली, एमपी एमएलए बने, मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, उस अम्बेडकरवादी विचारधारा को छोड़ के अगर मंत्री पद रखना हो तो मैं विचारधारा को पसंद करूंगा, ना कि किसी मंत्री पद को। तो क्या केजरीवाल जी ने आपके सामने ये दो विकल्प रखे थे? Yes. कि मिशन की मंत्री पद? हाँ, ये जब मैंने दीक्षा ली, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई बाबा साहब की, वो 22 पवित्र प्रतिज्ञाएं, उसके बाद वो विकल्प आया। जब गुजरात में उनका विरोध बीजेपी ने किया तो वो घबरा गए, और उन्होंने मुझे कहा भी आप विकल्प चुन लो, दो में से कोई एक। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना रेजिग्नेशन भेज रहा हूँ, मैं मिशन नहीं छोड़ सकता, यानी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। आज भी अगर मुझे कोई कहे कि आप मिशन ले लो या मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लो, तो मैं मिशन को चुनूंगा। यानी उन्होंने आपसे अपनी विचारधारा छोड़ने के लिए कहा था? मैं नेचुरली, उनका तो कोई विचारधारा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल का और उनकी पूरी कंपनी, वो पूरी आरएसएस की एक तरह से बी टीम है, जो मैं अंदर जान पाया धीरे धीरे। सामाजिक न्याय को नहीं मानते। आज तक जितने राज्यसभा सांसद बनाए भेजे हैं, एक भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी एक सिंगल नहीं है। अब तक 14 भेजे हैं। क्यों नहीं बनाया उनने? अब ये तो जवाब इसलिए ये सीधा है, वो मनुवादी सोच है, नहीं देंगे वो न्याय को, सामाजिक न्याय को वो मानते ही नहीं है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी आरोप नहीं है, मनुवादी विचारधारा के हैं। आरोप नहीं है। उनके जितने आज तक राष्ट्रीय पद हैं वो एक बार देख लो, और जितने अब तक सांसद भेजे राज्यसभा, वो भी सूची निकाल कर देख लो, उनकी जाति देख लो। संगठन में जितने बड़े पद हैं उनमें कौन सी जाति के लोग बैठे वो देख लो। सरकार में रह के जो चेयरमैनियां दी हैं, डायरेक्टर्स बनाए, वो सब देख लो, सामने आ जाएगा। लेकिन वोट तो उनको गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के मिलते हैं। देखिए, ये गलती हमारे समाज की है, बहुजन समाज की। हम लोग किसी का भी वोट बैंक बन जाते हैं, कभी ए का, कभी बी का, कभी सी का। अरे हमें मुद्दों के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति खत्म होनी चाहिए। हमें किसी एक का भी वोट बैंक बनने की बजाय जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे बहुजन समाज के मुद्दों पे लड़ेगी, बोलेगी, काम करेगी, हम उसके साथ। आज कांग्रेस कर रही है तो हम साथ है ना। कल को कांग्रेस अगर कहे हम किसी दलित को कोई सम्मान नहीं देंगे,
बहुजन समाज को उसका हिस्सा नहीं देंगे, क्यों रहेंगे भी फिर हम क्या कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन जब एक आदमी हर तरह की कुर्बानी दे के, राहुल गांधी संसद के अंदर भी और बाहर भी लगातार हमारे मुद्दों पे लड़ रहा है, हम ऐसे में भी साथ नहीं देंगे तो ये धोखा हो जाएगा, वो हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के इन तमाम विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।